बैठा रहूंगा तो अपराधी बन जाऊंगा। मैंने भीम के लिए बड़े सपने देखे हैं। उसे विदेश जाने के फैसले पर मैंने बात भी की और वो तैयार भी है, उसका मन भी। अगर विदेश जाने के लिए पैसे जोड़ने का काम वो अकेला कर रहा है और मुझसे ये देखा नहीं जाता। क्यों? अकेला क्यों कर रहा है? रमा, बाला, आनंद, करुणा, लक्ष्मी ये सब भी कमाकर उसे ही तो देंगे। लेकिन भीम खुद की पढ़ाई के लिए इन सबसे पैसे नहीं लेगा। हाँ, रमा भले ही जबरदस्ती पैसे दे दे, लेकिन भीम इन बाकियों के पैसे नहीं लेगा। वो सब पैसे अकेला जोड़ देगा। और यहां तो मुझे काम नहीं करने दे रही हो। कैसे होगा? इतने सारे पैसे वो अकेला कैसे जोड़ पाएगा? देखिए, ये ऐसे जोड़ने से अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो बात ही खत्म थी। और मुझे एक बात बताइए, अगर आप जाते भी तो भीम के साथ क्या करते? हाँ, एक फौज से रिटायर सूबेदार और दूसरा इतना पढ़ा लिखा भीम, दोनों मिलकर काम भी करते तो क्या करते हैं? वही जो या हितेश भाऊ करते हैं या जोकू भाऊ करते हैं। और वो सब काम करके विदेश जाने के पैसे कैसे जोड़ते? तो ये सब ख्वाब देखना बंद कीजिए और बताइए, खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाऊं बताइए। खाने में क्या बनाओ? कुछ मत बनाओ। वैसे भी तुम इतने सालों से सबको बना ही रही हो, ये क्या कम है? देखो जी भाई, कुछ नए तरह के खाने की खोज कर, जिसे खाकर तुम सबका भ्रम टूट सके। हाँ, देख क्या रही हो? मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि तुमसे पहले मुझे कई लोगों ने ऐसा कहा था और मोड़ पर कहा था, कदम कदम पर कहा था कि तुम और भी ऐसा सोचोगे तो फिर कैसे होगा? दीदी, वहां पूछे क्या? शायद काम मिल सकता है। पर रमा, इतनी बारिश में? वो भी तो काम कर ही रहा है ना, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो। अरे रमा, रमा काम ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? भीमराव भी यही काम कर रहा था कि लश्कर गुरुजी आए, अपने साथ ले गए। एक तो भीमराव की जगह खाली है और मालिक शायद कुछ मजदूर ढूंढ रहे हैं। 1 मिनट ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। मालिक ने हाँ कह दी है, तुम तीनों काम कर सकती हो। बताइए, बोले शर्त या निकलेंगे यहाँ से? देखिए, लड़का बहुत मेहनती है और बहुत समझदार भी है। गुरुजी, क्या है आपकी शर्त? यही कि तुम इस अखबार के कार्यालय में काम तो करोगे, लेकिन भूल करके भी किसी अखबार को छुओगे नहीं, ना पढ़ोगे और ना ही उसको लेकर कहीं जाओगे। ये कैसी शर्त है? मैं समझाता हूं।
मैं बताता हूँ ना गुरुजी। नमस्कार। क्या ना, इस शर्त की कई परतें हैं जो आसानी से इस भीमराव को समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मैं खुद चला आया इसे उदाहरण देकर समझाने। बताओ भीमराव, शर्त मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है आपकी शर्त। ठीक है, तो एक और शर्त है। अब और कौन सी शर्त? गुरुजी थोड़ा सब्र कीजिए, शर्तों की पूरी परत तो खुलने दीजिए। बताइए बताइए गुरुजी को। ये जितनी देर यहाँ काम करेगा, खड़ा होकर काम करेगा, और खाना पीना सब बाहर। ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। अरे क्या हुआ भीमराव, तबीयत तो ठीक ना तुम्हारी? नहीं, आज तुमने कोई बहस ही नहीं की, अपने अधिकारों की, कानून की कोई दुहाई ही नहीं दी। क्या हो गया? कि नौकरी के लालच में अपने सारे सिद्धांतों को भूल गए क्या तुम? नहीं, सारे सिद्धांत याद है मुझे, मगर एक समझदार व्यक्ति को इतना समझना चाहिए कि अपनी मांग किसके सामने रखे। अब इनके सामने मैं चाहे जो बोलूं, कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैनेजर साहब, भीमराव कब से काम पर आ सकता है? ठीक है, कल सुबह 4 बजे से भेज दो। ठीक है, चलिए गुरुजी। भीमराव, जाते जाते एक बार फिर से अच्छी तरह से मेरी शक्ल तो देख लो ताकि बार बार ये सोचकर तुम्हें गुस्सा आए कि तुम जहां भी जाओगे मेघनाथ को ही पाओगे। तुम्हारी जिंदगी को मुश्किलों से भर दूंगा मैं। कुछ बोलोगे नहीं भीमराव? आपका छोटा बेटा महिपाल पढ़ा लिखा है। एक काम कीजिए, कम से कम रोज एक अखबार उससे पढ़कर सुनने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि अखबार व्यक्ति को जगाता है और आपको जागने की जरूरत है। आता हूं कल सुबह। चलिए गुरुजी। वो मेरी बहन है। अच्छा, वैसे तो मैं भी पागल नहीं हूँ, मगर बनी हूं ना पागल। किसके लिए? आपके लिए, आपके उस बेटे के लिए। इसी तरह आप भी अपनी बहन को बुढ़िया मान लीजिए और उसे बाहर ही रहने दीजिए। और वैसे ये क्या कम है कि इस बात पे मैं नाराज नहीं हूं कि वो यही कहीं चाल में रहेगी। अरे तुम पागल बन गई हो तो उसके बदले मैं भी तुम्हारा गुलाम बन गया हूं और आगे भी रहूंगा, लेकिन मीरा के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। ठीक है, ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। मैं जाकर अब बताती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। सबका नाम लूंगी मैं और कहूंगी कि सबने मिलकर मुझे पागल बनने कहा ताकि भीम बड़ौदा जाने से रुक जाए। ठीक है, जाओ कह दो। सोच लीजिए। सोच लिया, जाओ कह दो। पहले ही दिन मुझे आपकी बात माननी नहीं चाहिए थी। बाहर जाकर सबको बताऊंगी। भैया, मैं आपको समझ सकती हूँ, आपकी बातों को भी समझ सकती हूँ। मुझे पता है आपने जीजाबाई को मनाने की पूरी कोशिश की होगी, अंदर आपने क्या बातें की होगी वो भी मैं समझ सकती हूँ।
आपकी आंखों में मुझे बेबसी और मजबूरी दिख रही है। आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ रह लूंगी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। क्या हुआ? एक अखबार के ऑफिस में नौकरी मांगने गया था, नौकरी मिल गई। कल सुबह 4 बजे से जाना है। बता तो ऐसे रहा है आप जैसे आप पुलिस है और मैं अपराधी हूँ। तो कैसे बताऊं? जैसे हर बात बताते हैं, अपने जीत और अपनी हार की कहानी, अपने संघर्ष और अपनी बहस की कहानी, अपने सिद्धांत और उसूलों की बातें जैसे बताते हैं वैसे बताइए। और अगर नहीं बताएंगे ना तो आप भी ऐसे ही खड़े रहिए, मैं भी ऐसे ही खड़ी रहूंगी। कुछ नहीं रमा, मैं जहाँ गिट्टी उठाने का काम कर रहा था वहां अचानक से किलुस्कर गुरुजी आ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक अखबार के ऑफिस में ले गए। तुम्हें इस ऑफिस में जो काम मिलेगा वो होगा इस ऑफिस में जो अखबार के बंडल आएंगे उन्हें रखवाना, कितने आए, कहाँ गए, कितने बटे, इन सब का हिसाब रखना होगा। तुम इस अखबार के कार्यालय में काम तो करोगे लेकिन भूल करके भी किसी अखबार को छुओगे नहीं, ना पढ़ोगे और ना ही उसको लेकर कहीं जाओगे। बताओ भीमराव, शर्त मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है आपकी शर्त। ठीक है, तो एक और शर्त है, ये जितनी देर यहाँ काम करेगा खड़ा होकर काम करेगा और खाना पीना सब बाहर। इस सब के बीच मुझे बस 2 ही चीजें याद रही रमा। एक, गिट्टी उठाने वाले मजदूरों की आंखें जो मुझे गुरुजी के साथ जाते हुए देख रही थी, और दूसरी बात ये कि शर्त बताने वाले मैनेजर ने जो कहा, जो वो मुझे बार बार बता रहा था कि मेरे जीवन में अभी बहुत संघर्ष करना बाकी है। लेकिन पता है तुम्हें, गिट्टी उठाने वाले मजदूरों की आंखों में मैंने एक विश्वास देखा, एक भरोसा दिखा। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आज जब भीमराव को गुरुजी साथ ले गए तो ऐसा लगा कि हमारी जिंदगी के इस दलदल से कोई एक किसी तरह उठकर सूखी जमीन पर जा पहुंचा। और लगा कि वहाँ पहुंच जाएगा तो उस सूखी जमीन पर हमको भी जगह दिलाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और देख लेना, हमें भी इस दलदल से वो बाहर निकाल देगा। और सच कहूं रमा, तो उम्मीदों से भरी उनकी आंखें देखकर मुझे लगा कि मुझे सच में इन सब के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब काम वो चाहे जो करे, लेकिन कोई भी काम करने के लिए उन्हें योग्य बनाना होगा। और आपने उस मैं और भैया बहुत नसीब वाले हैं कि हमें करुणा, रमा और तेरे जैसी बहुएं मिली है। जब मैं छोटी थी ना, तब हम इससे भी छोटे घर में रहते थे। हमारी दादी थी, वो हमेशा बाहर ही रहती थी। जैसे तुम दोनों मुझे मिलने आए हो ना, वैसे मैं भी अपनी दादी को मिलने जाया करती थी। मैं यहाँ पे रह रही हूँ, वो कोई गलत नहीं है।
श्याम जी जैसा भाई बहुत ही नसीब वाले को मिलता है। मेरे जैसी औरत जिसको उसके पति ने निकाल दिया हो, ऐसी बहन को इतने दिनों तक साथ में रखना बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है भैया मेरे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। मुझे भैया पे पूरा विश्वास है, और जहां पर विश्वास होता है वहां पर सवाल नहीं होते। हाँ, बुआ सही कह रही है। बाबा बेबस होंगे, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। सुनिए, खाना बन गया है। हाँ, आनंद भैया बाला भैया को आने देते हैं, फिर साथ में ही बैठेंगे। अभी तक बाला भैया नहीं आए हैं। लेकिन बाला भैया तो आपके साथ गए थे ना, तो फिर वो कहाँ चले गए? हाँ, गए तो साथ में ही थे, पर वो मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि जब अपनी पत्नी से ही ना बने तो पैसे कमाने की क्या जरूरत है, और ये कहकर चले गए। मेरी पत्नी होकर मेरी ही बात मानने से मना कर दिया। मेरे साथ काम ढूंढने चलो कहा, तुम मुझे मना कर दिया। अपने पति को इस रमा की बात सुनकर, अरे रमा को जैसे जीना है जिए, लेकिन करुणा को यह समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए था। अब मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा मेरी बात मना करने का नतीजा क्या होता है। हाँ, आज घर ही नहीं जाऊंगा तो अकल आएगी उसे। नहीं जाऊंगा घर, यही सो जाऊंगा मैं। शोभा, सोचा था कि जो पैसे मैं चुरा कर लेकर गया था उन्हें जोड़कर वापस आ जाऊं, मगर नहीं जोड़ सका और थककर वापस आ गया। बाबा, मगर अब तो नहीं जाओगे ना हमें छोड़ के? नहीं जाऊंगा। अब तो तुम्हारी शादी वादी करके बुढ़ापे वाली जिंदगी यही बिताऊंगा। हाँ हाँ, तुम दोनों की कसम। सांप? अरे ये तो पानी वाला सांप है। बच गया मैं तो। अगर जहरीला सांप होता तो। बाला भैया, ये तो भीम की आवाज लग रही। लगता है मुझे ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे। आने दो इन्हें। ये सांप जहरीला ही था। हाँ,
अब मैं इसी सांप का बहाना बना के बड़ा तमाशा खड़ा करता हूँ। आज बाला भैया गलत नहीं थे, बस उनकी थोड़ी जिद गलत थी। और मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। क्या समझ सकते हैं आप? और कैसी भावनाएं? यही कि पत्नी ने कुछ कह दिया तो अब पतियों को बुरा लग गया। आप ये क्यों नहीं सोच पाते कि आप मर्दों से बेहतर कई बार हम औरतें सोच सकती है। अरे हमारा सारा समय तो खाना पीना, रसोई, पति, परिवार इन सब में ही चला जाता है। कई मुद्दों पर हम तुरंत नहीं सोच पाते, लेकिन हम सोच सकते हैं, अपनी राय बना सकते हैं। और राय एक पुरुष की हो या एक स्त्री की हो, राय तो राय होती है। और उस राय का विरोध करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि उसे कुंठा बनाकर अपने दिल में रखना चाहिए। इतना कुछ कहने से मैं ये नहीं मान लूंगा कि तुम और करुणा भाभी जो कर रही हो सही कर रही हो। लेकिन मैं बाला भैया की तरह तुमसे लड़ूंगा भी नहीं। मगर क्या? यही कि हम दोनों अलग अलग सोचते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग अलग काम पर जाएंगे। अगर हमारा हक जताना तुम्हें अपना किया हुआ अमर्यादित व्यवहार लगता है, तो अच्छा यही है कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। और इसकी शुरुआत अभी से करते हैं। दोनों तरीके गलत है ना। आनंद भैया भावनात्मक तौर पर दीदी को डरा रहे, कमजोर कर रहे, तोड़ रहे, कह रहे कि साथ में खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। ये सब क्या है? एक तरह का अपराधी तो है नहीं है। दूसरी तरफ बाला भैया जो कह रहे कि पहले की तरह फिर से एक बार मारपीट शुरू कर सकता हूँ। हाँ रमा, दोनों गलत है। पति भावुकता को हथियार बनाए या हथियार को हथियार की तरह इस्तेमाल करे, बात तो एक ही है, दोनों अपराध ही है। रमा, मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे पुरुष किसी न किसी तरीके से अपने ना होने का डर स्त्रियों को दिखाते हैं और उन्हें जानबूझकर डराते हैं। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाती। स्त्री पुरुष को बराबर करने का एक ही आसान तरीका है, और वो है आर्थिक रूप से दोनों का बराबर होना। जब भी कभी कोई पुरुष किसी स्त्री को ये कहकर डराए कि ये बात सोचकर तुम मेरी बात मानोगी, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, मेरे जाने के बाद तुम कैसे जियोगी, या फिर हमेशा मुझे खुद से बेहतर समझा करो, ऐसी परिस्थिति में हर स्त्री को भावनात्मक पक्ष अलग रख के खुद के लिए लड़ना चाहिए, खुद की बात रखनी चाहिए। जैसे आज करुणा भाभी, लक्ष्मी भाभी को खड़े होने की जरूरत है, उन्हें भी लड़ने की जरूरत है। इसीलिए रमा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जातिगत लड़ाई से भी कई बड़ी और लंबी लड़ाई आने वाले भविष्य में स्त्रियों को अपने लिए लड़नी होगी। सही कह रहा है। और अगर इस लड़ाई में पति साथ हो तो ये लड़ाई आसान हो जाती है, जैसे मेरी है। मगर पति भी साथ ना हो तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जैसे लक्ष्मी दीदी और करुणा दीदी के। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं
कि तुम उन दोनों को थोड़ा मजबूत बनाओ। उनसे कहो कि उन्हें भी खुद के लिए खड़े होना होगा। नहीं, मैं समझा नहीं रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि काम करने का समय हो चुका है, आपको बाहर भी जाना होगा। अरे हम ऊंची जात के हैं और तुम जैसे लोग हमें नहीं समझाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। देखिए, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उठकर काम पे चले जाइए। ये जातिगत दुश्मनी, ये चीड़, ये सब अलग रख के सिर्फ काम कीजिए अपना। अच्छा, क्या काम करें बताओ? क्या करें मतलब? जो काम रोज करते हैं वो कीजिए। अगर रोज के जैसा आज हो कहाँ रहा है? पहले हमारा मैनेजर ऊंची जात का था और अब जो आदमी आया है, ऐसे आदमी को क्या मैनेजर माने? हाँ तो ठीक है, मत मानिए मुझे मैनेजर, मत सोचिए मैं किस जात का हूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी काम आप अपने लिए करते हो, तो जैसे कल काम करते थे वैसे ही आज कीजिए। काम तो करूंगा ही, परिवार जो पालना है। काम के साथ साथ धर्म, जात और अपनी औकात बचाकर। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप ये गिनिए आप कितने बंडल पेपर ले जा रहे हैं और एक बंडल में कितने अखबार है, सब बताइए गिन के मुझे, मैं लिख लूंगा। बताइए। बहुत पढ़े लिखे हो ना, बिना बताए भर लो।